हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिकल नर्सिंग एजुकेशन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल टेक्निक। तो आज की क्लास में काफ़ी टाइम बाद डाल रही हूँ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसके कारण मैं नहीं डाल पाई। तो जो पिछली क्लास थी उसमें हमने प्रोबेबिलिटी सैंपल टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल टेक्निक। अब प्रोबेबिलिटी में तो मैंने आपको ये बताया था कि प्रोबेबिलिटी सैंपल टेक्निक वो होती है जिसमें कि हम पार्टिसिपेंट्स को, जो सब्जेक्ट होते हैं अपने, जिसको हमने सैंपल चूज करना है, उनको हम चांस देते हैं कि वो हमारे जो है वो सैंपल टेक्निक में इन्वॉल्व हो। ठीक है, और उसके हिसाब से जो है वो हम जो है वो सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। मतलब वी गिव द इक्वल चांस टू एवरीवन टू टेक द पार्टिसिपेट इन अवर सैंपल टेक्निक। बट जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल टेक्निक है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें हम किसी को भी चांस नहीं देते हैं। इसमें जो भी हम सैंपल को सिलेक्ट करेंगे वो हम चॉइस के अकॉर्डिंग करते हैं, नॉट बाय द चांस। जैसे कि इट इज़ द नॉन रैंडम मेथड ऑफ द सैम्पलिंग, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हम रेंडमाइजेशन के थ्रू करते थे। रेंडमाइजेशन मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 100 लोग हैं, 100 में से अगर आपने 60 लोगों को चूज करना है तो आप क्या करोगे, 100 के 100 लोगों की एक चिट बना दोगे और बाउल में डाल दोगे, और उन 100 में से आप जो 60 चिट है वो आप पहले निकाल दोगे। जो 60 बच्चे पहले आ गए वो आपका जो है वो सैंपल बन गया। डेट इज द रैंडमली सिलेक्ट, कि आपने 100 के 100 लोगों को अपनी सैंपल टेक्निक में पार्टिसिपेट करवाया, और उनमें से आपने क्या किया, जो 100 लोगों के नाम थे उनमें से आपने जो पहले 60 नेम जो निकल गए, डेट इज योर सैंपल। बट नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल टेक्निक में क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई रैंडमाइजेशन नहीं होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि देयर इज अ नो चांस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स टू टेक द पार्टिसिपेट इन द सैंपल प्रोसेस। किसी भी पार्टिसिपेंट्स को जो होता है वो हम चांस नहीं देते हैं कि वो हमारे सैंपल टेक्निक का हिस्सा बने, बिकॉज द एलिमेंट इज चूज बाय द चॉइस, नॉट बाय द चांस। इसमें जो भी हमने एलिमेंट, जो भी हमने सब्जेक्ट को चूज करना है वो हम चॉइस के थ्रू करते हैं, नॉट बाय द चांस। हम किसी को चांस नहीं देते। जो हमारी खुद की मर्जी होती है, जो हमारी खुद का जो रिसर्चर की चॉइस होती है, उसके बेस पे जो है वो सैंपल सिलेक्ट होता है। अब there's a different type of the non-probability sample technique, that is purposive sample technique, convenient, consecutive, quota and snowball sample technique। फर्स्ट आता है हमारे पास purposive sample technique। पर्पजिव नाम से ही पता लग रहा है, इट इज द मोस्ट कॉमनली नोन एज अ जजमेंटल सैम्पलिंग। इसका जो अनदर नेम है डेट इज कॉल्ड एज अ जजमेंटल सैम्पलिंग। इन दिस टाइप द सब्जेक्ट आर चूजन टू बी द पार्ट ऑफ द सैंपल विच स्पेसिफिक पर्पज इन द माइंड। इसमें हम क्या करते हैं, इस टाइप में क्या करेंगे, जो भी हमने सब्जेक्ट को चूज करना होता है, ठीक है, जो हमारे सैंपल का पार्ट बनेगा उसको हम चूज करते हैं अगर हमारे माइंड में जो है कुछ स्पेसिफिक पर्पज हो तो। अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के रिगार्डिंग हम कोई स्टडी कर रहे हैं, मानो आपका पर्पस ये है कि मैंने ऑर्थोमाइलाइटिस के पेशेंट का ही एक्सपीरियंस देखना है, तो आपका पर्पस क्या है, पेशेंट हु हैविंग द डिजीज कंडीशन ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो अब जो भी पेशेंट देखोगे वो आप सिर्फ क्या देखोगे, ऑस्टियोमाइलाइटिस के ही देखोगे, क्योंकि आपके माइंड में कुछ स्पेसिफिक पर्पस है रिगार्डिंग द ऑस्टियोमाइलाइटिस डिजीज। ठीक है, तो इसमें जो भी हम सैंपल को सिलेक्ट करेंगे वो करेंगे हम, कुछ भी आपका स्पेसिफिक पर्पस है माइंड के उसके अकॉर्डिंग। इन दिस सैम्पलिंग द रिसर्चर बिलीव दैट द सम सब्जेक्ट आर फिट फॉर द रिसर्च कंपेयर टू द अनदर इंडिविजुअल। इसमें जो रिसर्चर के माइंड में ये होता है कि जैसे ऑस्टियोमाइलाइटिस है, वो आपके जिन लोगों को ऑस्टियोमाइलाइटिस हुआ है वही आपके स्टडी में जो है वो फिट बैठेंगे अनदर एज कंपेयर टू द अदर इंडिविजुअल्स। तो आप उन्हीं सैंपल को चूज करोगे जो आपकी स्टडी में जो है वो फिट बैठते हैं। फॉर द रिसर्च कंपेयर टू द अनदर इंडिविजुअल इन दिस सैंपल द चूजन बाय द चॉइस, नॉट बाय द चांस। इसमें क्या करेंगे, हम सैंपल को चूज करते हैं चॉइस के थ्रू, नॉट बाय द चांस। अब आप क्या करोगे, आपने हॉस्पिटल में गए, वहां पे आप जो है वो ऑर्थोपेडिक वार्ड में चले गए, ठीक है, वहां पे आपको जितने भी ऑर्थोमाइलाइटिस के पेशेंट मिल गए वो आपने जो है वो अपना सैंपल ले लिया। ठीक है, चाहे 1 मिला चाहे 2 मिला, जहां जहां भी आपको ऑर्थोमाइलाइटिस के पेशेंट मिले पूरे हॉस्पिटल में, वो आपने अपना सैंपल ले लिया। बट डेट इज अ पर्पसिव सैंपल। क्यों? क्योंकि आप अनदर पीपल को नहीं ले रहे हो, आप सिर्फ उन्हीं लोगों को चूज कर रहे हो जिनको ऑर्थोमाइलाइटिस की डिजीज कंडीशन है। तो डेट इज अ पर्पसिव सैंपल टेक्निक, कि आपके माइंड में कुछ ऐसे स्पेसिफिक पर्पस है, कुछ ऐसे सैंपल है, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी स्टडी के साथ फिट बैठ रहे हैं, आपने सिर्फ उनको ही चूज करना है। डेट इज योर पर्पसिव सैंपल टेक्निक। इसलिए हम इसको जजमेंटल सैंपल टेक्निक भी बोलते हैं, क्योंकि आप किसी जजमेंट के अकॉर्डिंग, आप किसी कारण से ही जो है वो उन्हीं चीजों को चूज कर रहे हो औरों को छोड़ के। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, इसमें दिया हुआ है कि द रिसर्चर वांट टू स्टडी अबाउट द लाइव एक्सपीरियंस ऑफ द पोस्ट डिजास्टर डिप्रेशन अमंग द पीपल लिविंग इन द अर्थक्वेक अफेक्टेड एरिया ऑफ द गुजरात। अब इसमें क्या बोला इन्होंने
कि जो भी रिसर्चर है वो स्टडी करना चाहता है उन पीपल पे जो गुजरात में रह रहे हैं और जिन्होंने जो है वो डिजास्टर का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, ठीक है, जिन्होंने डिजास्टर को, जो अर्थक्वेक हुआ है वहां पे, जिन्होंने उस अर्थक्वेक को लाइव फेस किया है। तो इसमें लिखा है कि हु लाइव एक्सपीरियंस ऑफ द पोस्ट डिजास्टर डिप्रेशन, कि डिजास्टर के पोस्ट डिजास्टर डिप्रेशन अमंग द पीपल लिविंग इन द अर्थक्वेक, कि जो भी अर्थक्वेक में जो भी उनको डिजास्टर हुआ है, जो भी उनका जो डिजास्टर के बाद जो उनको डिप्रेशन हुआ है उसका एक्सपीरियंस उसने देखना है, ठीक है। तो अब उसके माइंड में क्या पर्पस है कि मेरे को सिर्फ वही लोग चाहिए जिन्होंने अर्थक्वेक का सामना किया और अर्थक्वेक होने के बाद उनको क्या हुआ, पोस्ट डिजास्टर मतलब अर्थक्वेक होने के बाद उनको क्या डिप्रेशन आया, क्या उन्होंने एक्सपीरियंस किया, तो इनको वही लोग चाहिए। तो इन द स्टडी द रिसर्चर यूज द पर्पसिव सैंपल टेक्निक टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट हु वर द विक्टिम ऑफ द अर्थक्वेक, जो उस अर्थक्वेक की विक्टिम है, जिन्होंने सहन किया है, ठीक है, डिजास्टर को, और हैविंग द सफर ऑफ द पोस्ट डिजास्टर डिप्रेशन, और डिजास्टर खत्म होने के बाद जिनको जो है वो सदमा लगा है, जो डिप्रेशन में है और जिन्होंने उस एरिया से जो है वो अफेक्टेड हुए हैं। तो उसके माइंड में वही लोग उनको चाहिए, बाकी उनको कोई लोगों से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ लोग से मतलब है कि जिन लोगों ने क्या किया है, अर्थक्वेक का सामना किया है, डिजास्टर का सामना किया है और डिजास्टर खत्म होने के बाद उनको क्या हुआ है, डिप्रेशन में वो गए हैं, उन्होंने डिप्रेशन का एक्सपीरियंस लिया है। तो देयर इज अ स्पेसिफिक पर्पज इन द रिसर्चर माइंड, तो उसने जो है वो उन्हीं लोगों को चूज किया एज कम्पेयर टू द अनदर इंडिविजुअल। तो डेट इज योर पर्पसिव सैंपल टेक्निक। नेक्स्ट इज योर कन्वीनियंट। कन्वीनियंट के नाम से ही पता लग रहा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, इसको हम एक्सीडेंटल सैम्पलिंग बोलते हैं। इट इज अ फास्ट, इजी एंड इनएक्सपेंसिव मेथड ऑफ द सैम्पलिंग, ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ईजी होता है और बिना खर्चे वाला होता है। इन दिस द सब्जेक्ट आर सिलेक्टेड बिकॉज ऑफ देयर कन्वीनियंट, इसमें जो भी हम सैंपल को सिलेक्ट करेंगे वो हम अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग करेंगे। द सब्जेक्ट आर सिलेक्टेड जस्ट बी दे आर द इजिएस्ट टू रिक्रूट फॉर द स्टडी एंड टू द रिसर्चर। ये सैंपल टेक्निक का वो तब यूज करता है जब उसको लगता है कि मेरे को सैंपल बहुत इजीली तरीके से मिल जाए और मेरा काम जो है वो इजी से हो जाए, ठीक है, तब वो ये वाला सैंपल सिलेक्ट यूज करता है। जैसे कि इन्होंने लिखा है, द रिसर्चर वांट टू स्टडी ऑन द ओल्ड एज पीपल, ठीक है, रेजिडिंग एट द लुधियाना। अब जैसे कोई भी रिसर्चर है उसने स्टडी करना है सिर्फ ओल्ड एज पीपल पे, जो पीपल कहाँ पे रह रहे हैं, लुधियाना के एरिया में रह रहे हैं, लुधियाना सिटी में रह रहे हैं। तो सो द रिसर्चर ऑब्जर्व दैट कि he can meet the many older people coming from the morning time in the park, तो he can choose these people as his research subject। अब उसने ये बोला कि रिसर्चर ने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे जो ओल्डर लोग हैं वो कहाँ पे आते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जो होता है वो पार्क में हमें मिलेंगे। तो वो क्या करेगा, सुबह सुबह जाएगा पार्क में और जो जहाँ जहाँ पे भी उसको जो जो बूढ़े लोग मिलेंगे, ओल्ड एज पीपल मिलेंगे, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उनको वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा और अपने जो है वो सैंपल को सिलेक्ट कर देगा अपनी स्टडी के लिए, ठीक है। मानो उसको 10 लोग मिल गए, उसको 20 लोग मिल गए, वो उसकी कन्वीनियंट है, जिसको वो चाह रहा है उसको वो उठा रहा है। बट इसमें बायसनेस एक और हो सकती है, मानो अगर उसने इफेक्टिवनेस चेक करनी है, उसका प्री एंड पोस्ट टेस्ट है, तो प्री टेस्ट के लिए तो वो गया वहां पे, जो जो उसको ओल्डर पीपल मिले उनका उसको उसने उठाया, रिक्वेस्ट करके उसको उसने क्वेश्चन दिया और सैंपल ले लिया। बट जब वो 7 दिन के बाद सेम पार्क में गया, हो सकता है उसको वो पीपल मिले या ना मिले, ठीक है। तो ये जो कन्वीनियंट सैंपल टेक्निक है ये बायसनेस भी कॉज कर सकती है, नॉन पर्पसिव सैंपल टेक्निक जो है वो बायसनेस कॉज कर सकती है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, रैंडमली हम चीज़ों को सिलेक्ट नहीं करते हैं, हम सिर्फ जो चीज़ हमें जैसी मिली, जो हमें इजी मिला, हमने उस चीज़ को उठाया और अपने सैंपल का पार्ट बना लिया। Next is your quota sampling. Quota sampling is a non-probability sample technique wherein the researcher ensure equal and proportionate representation of the subject. इसमें जो क्या करता है, इस सैंपल टेक्निक में, क्वाटा में क्या करेगा वो, कि क्वाटा सैंपल टेक्निक है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल टेक्निक है। इसमें जो रिसर्चर होता है वो क्या करेगा, जिसने जो भी उसने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, या तो वो इक्वल प्रपोर्शन में करेगा या तो वो अनइक्वल प्रपोर्शन में करेगा। इट्स डिपेंड ऑन द स्टडी ऑफ द रिसर्चर, ठीक है। जैसे कि मानो ऑन द बेसिस ऑफ द क्वाटा इज द कॉलेज लेवल, द रिसर्चर चूज द इक्वल representation with the sample size of 100. He must choose the 25 from the first year, 25 from the second year, 25 from third year and 25 from fourth year. अब इसमें उसने बताया हुआ है कि जो भी, जैसे उसने किसी भी नर्सिंग कॉलेज में स्टडी करनी है, वहाँ पे उसको जो है वो 100 पीपल चाहिए, 100 उसको बच्चे चाहिए, स्टूडेंट चाहिए।
तो वो क्या करेगा, फर्स्ट से लेकर फोर्थ ईयर तक वो क्या करेगा, 25-25 लोगों को ले लेगा। 25 वो फर्स्ट ईयर से लेगा, 25 वो सेकेंड ईयर से लेगा, 25 वो थर्ड ईयर से लेगा, 25 वो फोर्थ ईयर से लेगा, बट नॉन रैंडमली। ठीक है, जो उसको गए, जो उसको 25 मिल गए, वो उसने उठाए और अपने सैंपल ले लिए। तो डेट इज अ क्वार्टर सैम्पलिंग। ठीक है, क्वार्टर सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होती है जिसमें वो क्या करता है, प्रपोर्शनेट तरीके से। ठीक है, प्रपोर्शनेट एंड डिसप्रपोर्शनेट मैंने आपको बताया था जब हमने प्रोपोर्टिव सैंपल टेक्निक पढ़ा था तब। ठीक है, तो प्रपोर्शनेट एंड डिसप्रपोर्शनेट का मतलब है, प्रपोर्शनेट का मतलब है इक्वली उसने हर क्वार्टर से उठाना है। जैसे उसको 100 लोग चाहिए तो उसने 25 फर्स्ट ईयर से उठाए, 25 सेकंड ईयर से, 25 थर्ड ईयर से, 25 फोर्थ ईयर से। दैट इज और प्रपोर्शनेट तरीका। जो डिसप्रपोर्शनेट तरीका है उसका मतलब हुआ 100 चाहिए बट 50 उसने फर्स्ट ईयर से ले लिया, 10 उसने सेकंड ईयर से, 10 उसने थर्ड ईयर से, 10 उसने फोर्थ ईयर से। ठीक है, मतलब इक्वली उसने सेलेक्ट नहीं किया, बट करने उसने 100 है, बट हर क्वार्टर से, हर ग्रुप से उसने अलग अलग किया। पर प्रोपोर्शनेट क्या है, हर ग्रुप से उसने इक्वल नंबर में जो है वो सब्जेक्ट को लेना है। तो क्वार्टर सैम्पलिंग टेक्निक क्या होती है, वो सैंपल टेक्निक होती है जिसमें हम सब्जेक्ट को चूज करते हैं, बट कैसे करते हैं, प्रोपोर्शनेट तरीके से करेंगे। ठीक है, क्वार्टर में हम हर ग्रुप से जो है वो इक्वली जो है वो सैंपल को लेंगे। दैट इज वर क्वार्टर सैम्पलिंग टेक्निक। नेक्स्ट इज वो स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग काफ़ी लंबा है, तो ये हम कल की क्लास में स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास में इतना बहुत है। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल टेक्निक एंड एट लास्ट वी एनालाइज द टाइप्स ऑफ द नॉन सैंपल टेक्निक एंड वी स्टडीड अबाउट द पर्पसिव सैंपल टेक्निक, कन्वीनियंट सैंपल टेक्निक, ठीक है, एंड क्वार्टर सैंपल टेक्निक एंड कॉन्सिक्यूटिव हमने नहीं पढ़ा, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू द सैम्पलिंग प्रोसेस, ठीक है, चाहे वो प्रोबेबिलिटी है चाहे वो नॉन प्रोबेबिलिटी है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, और मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच। और आज की वीडियो को ख़त्म करने से पहले प्लीज़ लाइक माई चैनल, शेयर माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।